Hello everyone, welcome to Isha's Academy, and today we are going to learn history of C and some important notes about the previous program that we have done in the previous video. So today let's start. तो हमने जो आज करना है वो है सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ सी जानेंगे। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमने पहले प्रोग्राम में किए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस वीडियो में सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले प्रोग्राम होते हैं कि नहीं, वरना हम उसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो हमें हिस्ट्री ऑफ सी पढ़ना है, तो उस पर कोई प्रोग्रामिंग का पार्ट तो है नहीं। इसको पढ़ने के लिए अभी मैं वर्ड खोल लेती हूँ। ओके, सो हमने वर्ड खोल लिया है। तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी। सो हिस्ट्री ऑफ सी, जैसा कि नेम बताता है कि अब हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, यानी कि सी को सुनते ही सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि इसका नेम सी ही क्यों रखा। यानी कि इतने सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इसका नेम सी रखना यानी कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा जिसकी वजह से हमने इसका नाम सी रखा। मतलब हमने नहीं, जिसने इसे डेवलप किया। और साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि मतलब ये सी लैंग्वेज किसने डेवलप की, ये कब डेवलप हुई और कैसे इसका आइडिया आया, इवॉल्व हुआ। यानी कि किस तरह से ये पूरे सी के पीछे जितनी छुपे हुए फैक्ट्स हैं वो आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि जो फर्स्ट रूट ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेज है उसे एल्गोल बोलते हैं। यानी कि एक एल्गोल नाम की लैंग्वेज आई। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं बुलेट्स, ठीक है। अब एल्गोल नेम की एक लैंग्वेज आई। एल्गोल मतलब, एल्गोल मीनिंग है एल्गोरिथमिक आगे लैंग्वेज, यस। सो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इस नेम से एक लैंग्वेज आई। ये सबसे ज़्यादा बेसिस है सारी लैंग्वेज का, यानी कि रूट ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेज बोलते हैं। ये लैंग्वेज आई 1960s में। ध्यान रखिएगा, 1960 में नहीं आई, 1960s में ये लैंग्वेज इवॉल्व हुई। और ये एक ऐसी फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी जिसने यूज़ किया था ब्लॉक स्ट्रक्चर। तो इसी ने यूज़ किया ब्लॉक स्ट्रक्चर। अब ब्लॉक स्ट्रक्चर होता क्या है हम ये देखेंगे। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम को मॉड्यूल्स और स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोग्राम एक साथ हमने मतलब एक ही कंटिन्यूस ब्लॉक में हमने लिख दिया बिना किसी ब्रेकेज के, बल्कि ये छोटी छोटी यूनिट्स और मॉड्यूल्स में डिवाइडेड रहता है, इसलिए इसे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम होता है वो सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक में लिखा जाता है विदाउट एनी ब्रेकेज। ओके, तो अभी तो हमने स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में डिफरेंस जान लिया है, बट हम बात करते हैं एल्गोल की। तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज जो कि 1960s में डेवलप हुई थी वो ब्लॉक स्ट्रक्चर यूज़ करती थी। तो ये एक ऐसी फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी जो ब्लॉक यूज़ करती थी, ब्लॉक स्ट्रक्चर, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमने देखा एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। उसके बाद अब क्योंकि एक यहाँ पर एक लैंग्वेज डेवलप हो गई, अब इसमें इवोल्यूशंस आ रहे हैं, तो इसके बाद एक BCPL नेम की लैंग्वेज इवॉल्व हुई। BCPL. Now what is BCPL? What is the full form of BCPL? That is basic. Next is combine. Next P for programming. And next guess. Yes. Language. ओके, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इवॉल्व हुई। इसका ईयर हम बताते हैं। अगर पहले एल्गोल 1960s में हुई थी तो ये 1967 में इवॉल्व हुई। और ये किसने डेवलप करी? अभी हमें एल्गोल जो लैंग्वेज थी ये तो एक किसी ने डेवलप नहीं की है, बल्कि ये जैसे कि एल्गोरिथम्स पढ़ने के बाद हमारे
एक मिनट, यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है। हाँ, तो एल्गोरिथम्स पढ़ा, स्टडी किया। तो फर्स्ट कोई चीज़ इवॉल्व होती है तो ग्रुप स्टडी हुई थी साइंटिस्ट्स की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं BCPL की। तो बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1967 में इवॉल्व हुई थी, जिसको मार्टिन रिचार्ड ने डेवलप किया। ओके, मार्टिन रिचार्ड डेवलप्ड दिस BCPL लैंग्वेज। और इसमें क्या खास बात थी, इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड हुए, क्योंकि कभी भी कोई न्यू लैंग्वेज अगर डेवलप होती है एग्जिस्टिंग लैंग्वेज से, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसमें थोड़े से एडिशनल फीचर्स लेके आएगी। ओके, एडिशनल फीचर्स लाए, एडिशनल फीचर्स, देन एल्गोल, है ना, एडिशनल फीचर्स लेके आई, एल्गोल से भी ज़्यादा एडिशनल फीचर्स। इसके बाद जो हमारे पास लैंग्वेज आती है वो है बी। यस, बी। अभी आप इसका सीक्वेंस पैटर्न देखिए, यहाँ पर ए से स्टार्ट हुआ था, फिर BCPL और उसके बाद बी, यानी कि ये बी वाले आ रहे हैं, है ना। तो आप एक तरह से लॉजिक या थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो नेक्स्ट हमारा सी ही होगा। यस, तो इसीलिए उसका नाम सी पड़ा है। लेकिन यहाँ पर बी लैंग्वेज भी आई, बी लैंग्वेज हमारी आई। बी इसमें कोई इस तरह से है नहीं कि पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाला, बट ये है कि 1970 में ये डेवलप हुई। 2 साल बाद, यहाँ पे 1967 था, यहाँ पे 1970 में ये लैंग्वेज आ गई। और किसने डेवलप करी थी ये लैंग्वेज? केन थॉम्पसन। Ken Thompson developed this language that is known as B and using features of BCPL। अब क्योंकि ये BCPL के बाद ही आई है, तो यहाँ पर एडिशनल फीचर्स किसके ले लिए गए? एडिशनल फीचर्स देन BCPL। BCPL लैंग्वेज से ज़्यादा इसमें एडिशनल फीचर्स आ गए, इसलिए इसका नाम B पड़ गया। अच्छा, दोनों में खास बात ये है, ये जो BCPL है और ये जो B लैंग्वेज है, इसमें दोनों में खास बात ये है कि ये दोनों ही टाइपलेस लैंग्वेज थी। क्या थी? टाइपलेस लैंग्वेज। अब टाइपलेस मतलब ये नहीं कि कुछ टाइप नहीं करना पड़ता था। टाइपलेस का मतलब है विदाउट एनी डेटा टाइप, कोई डेटा टाइप नहीं था उसमें, विदाउट एनी डेटा टाइप। ठीक है, तो ये बिना किसी डेटा टाइप के लैंग्वेज थी। इसी तरह से जो बी, क्योंकि इसी के एडिशनल फीचर्स के साथ आई थी, लेकिन इसने भी वो चीज़ सेम कॉपी कर ली थी कि यहाँ पर भी कोई मतलब कि डेटा टाइप नहीं था, टाइपलेस थी। ये भी टाइपलेस लैंग्वेज। इसके बाद क्या हुआ कि टाइपलेस लैंग्वेज ये भी थी। अब इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि दोनों ही टाइपलेस लैंग्वेज थी, तो अब बात आनी थी कि सब चीज़ एडिशनल फीचर्स भी हो रहे हैं, साथ ही साथ इवोल्यूशन हो रहे हैं, नए नए एडिशनल फीचर्स आ करके। लेकिन जो कॉमन बात देखी गई कि ये दोनों टाइपलेस थी। तो अब जब न्यू लैंग्वेज आएगी तो वो इस टाइपलेस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, दैट इज सी। यस, इसके बाद हमारी सी लैंग्वेज आई। और सी लैंग्वेज कब आई है? जैसे ये क्या इमोजी दब गया, क्योंकि वो स्पेस नहीं देते हैं, उसके बाद वो वैसे ही आ जाता है। जैसे कि अगर मैंने स्पेस नहीं दिया है और अगर मैं ये स्मॉल ब्रेसेस को हैप्पी वाले में दबाऊँ तो हैप्पी इमोजी, और वहीं अगर मैं इसको सैड वाले में दबाऊँ तो सैड इमोजी आ जाता है। दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी, तो सी लैंग्वेज किसने डेवलप करी? पहले तो हम देख लेते हैं कब आई है ये लैंग्वेज। ये लैंग्वेज फिर से 2 साल बाद, यानी कि 1972। यहाँ पे ईयर याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज 1960s में एल्गोल आ गई, उसके बाद 1967, फिर 1970 एंड देन 1972, 2 साल का गैप है। इसके बाद हम देखेंगे ये डेनिस रिची ने डेवलप करी लैंग्वेज। या स्पेलिंग में डेनिस रिची डेवलप्ड दिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये किस से आई? ये सबसे इवॉल्व होकर आई है, सबसे इसने कुछ ना कुछ सीखा है। इवॉल्व्ड फ्रॉम एल्गोल BCPL B, सबसे इवॉल्व होकर आई है। इसका बेनिफिट यही है, आते आते इसने सारी चीज़ें इवोल्यूशन करी। और यहाँ पर मेन यहाँ पे क्या है कि एडेड द
concept of data type. yes, data type. तो यहाँ पे डेटा टाइप्स का कंसेप्ट आ गया. अब साथ ही साथ यहाँ पर एक और जानने की बात ये है कि ये बेल लेबोरेटरीज में डेवलप करी गई, बेल लेबोरेटरीज में डेवलप हुआ. और ये साथ ही साथ यहाँ पर ये है कि जैसे ही सी लैंग्वेज भी डेवलप हुई है बेल लेबोरेटरीज में, तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी बेल लेबोरेटरीज में ही डेवलप हुआ था. इसीलिए हम कहते हैं कि सी वॉज डेवलप्ड अलॉन्ग विद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यानी कि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं यहाँ पे ओपी लिख देती हूँ, समझ जाइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी ऑपरेटिंग ओएस, हाँ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही ये डेवलप हुआ. ठीक है. और इसी को क्योंकि इसमें अभी सी था तो सबसे पहली लैंग्वेज आई थी डेटा टाइप के साथ, अभी भी हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशंस की ज़रूरत थी. तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसी को ट्रेडिशनल सी भी बोल दिया गया. इसी सी को, क्योंकि अभी ये शुरुआत में आई, अभी सी में और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर सी को ट्रेडिशनल लैंग्वेज भी बोल दिया गया. दैट इज़ ट्रेडिशनल, हाँ, ट्रेडिशनल सी बोला गया है, ट्रेडिशनल सी. अब जो हमारे पास आई लैंग्वेज इसके बाद के एंड आर सी. यस, के एंड आर सी. यहाँ पे स्पेस नहीं करते हैं ताकि डिफरेंस हो जाए यहाँ पे अच्छी तरह से. के एंड आर सी. अब के एंड आर तो नेम्स हैं, के एंड आर सी का मतलब है कर्निघन एंड रिची सी. कर्निघन एंड रिची सी, यानी कि ये दो यहाँ पर नेम्स है, कर्निघन एंड रिची, जिन्होंने डेवलप किया था सी लैंग्वेज को. हालांकि सी लैंग्वेज पहले ही डेनिस रिची ने डेवलप कर दी है, बट यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स और देखने को मिले थे. ठीक है ना. तो इसमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई भी लैंग्वेज इवॉल्व हो रही है पहली लैंग्वेज से, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एडिशनल फीचर्स ही आते हैं. ठीक है. उसके बाद हम बात करें के एंड आर सी के बाद हमारे पास ये पूरी सी लैंग्वेज तो डेवलप हो गई. अब साथ ही साथ इसको एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिस तरह से कोई भी हम न्यू चीज़ बनाते हैं, या जैसे कि हमने कोई चीज़ खुद से लिखी तो हमें कॉपीराइट कराना पड़ता है, साथ ही साथ अगर हमने कोई चीज़ डेवलप करी है तो उसका पेटेंट लेना पड़ता है. तो इसी तरह से अगर सी लैंग्वेज बनी है, तो जब सी लैंग्वेज बनी तो उसको स्टैंडर्ड डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, जिसकी वजह से ANSI सी बोला गया नेक्स्ट लैंग्वेज को, जिसमें ANSI जो है इसने डिफाइन किया स्टैंडर्ड, किसको, सी को. अब ANSI क्या है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. ओके. तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने डिफाइन किया सी को, एक स्टैंडर्ड दे दिया, मतलब है ना, डेवलप तो हो ही चुकी थी, तो यहाँ से सी को मिल गया स्टैंडर्ड, डिफाइंड स्टैंडर्ड. ओके. तो यहाँ पर डिफाइंड स्टैंडर्ड टू सी, सी को एक स्टैंडर्ड मिल गया, ANSI ने दिया. उसके बाद से ये ANSI सी जाना गया. उसके बाद ISO ने, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर लिया ANSI सी को. ठीक है. अडॉप्ट कर लिया ANSI सी को, यानी कि ANSI सी को ही बाद में ISO सी बोला गया. यानी ISO ने जब इसे अडॉप्ट कर लिया तो इसे तो यही बोला जाएगा कि अब इसका नेम ISO हो गया. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड, ऑर्गेनाइजेशन में क्या ये Z का दिखा रहा है ना, हाँ, अडॉप्टेड सी.
तो यानी कि अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर लिया सी को। सी को नहीं अडॉप्ट किया, बेसिकली यहाँ पर ANSI स्टैंडर्ड को, जो पहले इससे बन चुकी थी वो वाली लैंग्वेज का स्टैंडर्ड इसने ANSI C स्टैंडर्ड, मतलब वही स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर लिया। तो तब से ISO-C बोला जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस आए और इसी तरह से ये इवॉल्व होता रहा। तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी कि धीरे धीरे कोई ना कोई एडिशनल फीचर्स आते गए, सिग्निफिकेंट चेंजेस आते रहे और इसी तरह से इसका नेम C95 और उसके बाद धीरे धीरे ये बनने लगा C99 और ऐसे ही ये चलता रहा। तो यानी कि इधर हम देख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये बना कि C95, उसके बाद C99 और ऐसे ही ये इवॉल्व होता रहा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको लर्न करा दिया है हिस्ट्री ऑफ सी का। अगर हम एक साथ इसमें देखें तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहले क्या आई थी, एल्गोल, उसके बाद BCPL, उसके बाद B, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल C, ट्रेडिशनल C और उसके बाद हम कह सकते हैं K&R C, दैट इज़ कर्निंगन एंड रिची C। फिर इसके बाद ANSI ने स्टैंडर्ड ले लिया था ANSI C, उसके बाद अडॉप्ट कर लिया था ISO ने ANSI C का स्टैंडर्ड और फिर उसके बाद हमारे पास इस तरह से इवॉल्व होता रहा। तो C95, फिर उसके बाद C99 और ये हमारा बेसिक फ्लो चार्ट्स रेडी हो गया है हिस्ट्री ऑफ सी के लिए।